आप सभी को नमस्कार पैलाग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। इस पॉलिटी सीरीज के तहत आज ये दूसरा वीडियो है। अभी तक हमने संविधान के तहत एक संविधान का सामान्य परिचय, यहाँ पर राज्य क्या है, सरकार क्या है, व्यक्ति क्या है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्या है और राज व्यवस्था क्या है, वो हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा राजतंत्र, कुलीन तंत्र, तानाशाही या अधिनायक तंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या है और किस प्रकार के लोकतंत्र और हम लोग देखते हैं वर्तमान में, जिसमें हम जनतंत्र, गणतंत्र, अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन को हम लोग देखते हैं। इसके अलावा संसदीय मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हम लोगों ने इसमें देखी थी, ठीक है। और फिर संविधान क्या होता है, कितने प्रकार का संविधान होता है, संविधानवाद क्या है, संवैधानिकता क्या है, इसको हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा था कि क्या भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता है या फिर अमेरिका की तरह भारत में न्यायिक सर्वोच्चता है। इस बारे में हमने देखा था। कुछ तर्कों के माध्यम से हमने जाना कि क्या संसद सर्वोच्च है या न्यायपालिका सर्वोच्च है, और हमने जाना कि दोनों को संप्रभु बनाया गया है, लेकिन एक संतुलन के साथ। तो हमने देखा कि भारत में नहीं न्यायपालिका सर्वोच्च है, नहीं संसद सर्वोच्च है, तो संविधान ही क्या है, सर्वोच्च है, जिसमें हमने मूल ढांचा सिद्धांत देखा था। उसके बाद हमने भारत का संवैधानिक इतिहास देखा, जिसमें हम लोगों ने क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही क्या भारत में संवैधानिक इतिहास शुरू हो जाता है भारत का। और जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारतीय संविधान है, उसको हम अंग्रेजों की देन कह सकते हैं। और भारतीय संविधान का जो निर्माण कार्य था अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, पूरा हो गया था। और इसी दिन क्या है, भारत गणतंत्र बन गया था। और 26 नवंबर 1949 से पहले जो भारत का संविधान था, इससे पूर्व हम लोगों ने ब्रिटिश संसद द्वारा कई ऐसे अधिनियम, चार्टर जो पारित किए गए थे, वही क्या बने, भारतीय संविधान का आधार हम लोग कह सकते हैं। जिनमें आपका 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है संविधान में। लगभग 75% जो इसका हिस्सा है वर्तमान संविधान में है। फिर हमने इसमें देखा कि भारत में जो संवैधानिक इतिहास है कौन कौन से एक्टों के माध्यम से होता है। सबसे पहले इसमें हमने 1600 ईस्वी का राजलेख देखा था। इस राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिए जाते हैं। और इस कंपनी में 217 साझेदार थे, ठीक है। कितने थे, 217 साझेदार थे। और इसमें 24+1 कहते एक परिषद थी पूरी कंपनी की, जिसमें मेन एक गवर्नर था, गवर्नर और उसकी परिषद, इसको हम लोग कहते थे। कंपनी का जो पहला गवर्नर था वो टॉमस स्मिथ था। अगर बात करें बंगाल में कंपनी का पहला गवर्नर, वहाँ पर विलियम हेजेज जो था कंपनी का बंगाल में पहला गवर्नर था। ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। बंगाल में जब कंपनी गई उस समय वहाँ पर उसका गवर्नर कौन था कंपनी का, तो विलियम हेजेज था। अगर पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक हो गया, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल में कंपनी का पहला गवर्नर विलियम हेजेज था। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले अपनी स्थायी कंपनी कहाँ खोली, सूरत में। 1613 में ये अपनी स्थायी कंपनी कहाँ खोलते हैं, सूरत में खोलते हैं। और कैप्टन हॉकिंस आता है 1608 में। उसके बाद सर टॉमस रो 1615-16 में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1726 का राजलेख देखते हैं, जिसके द्वारा कोलकाता, मुंबई और मद्रास, जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, कौन कौन सी, कोलकाता, बम्बई, मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के जो राज्यपाल हैं और उनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति दे दी जाती है। इससे पहले ये शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड में निहित थी। फिर भारत में कंपनी का शासन प्रारंभ होने के लिए भारत में कंपनी ने एक मैच टाइप का खिलाने की बहुत से युद्ध लड़े। उसको हम क्या कह सकते हैं कि एक टाइप से मैच लड़ा, जिसमें ये जीतते रहे और बाकी सब आउट होके बाहर होते रहे। एक तरफा इन्होंने मैच जीता यहाँ पर। तो सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। और इस प्रकार प्लासी का युद्ध के माध्यम से ये बंगाल में अपनी प्रभु सत्ता स्थापित करते हैं। और प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था।
फिर हमने देखा 1759 का बेदरा का युद्ध देखा, जिसमें ये जो बेदरा का युद्ध डचों के साथ लड़ा गया, जिसमें डचों को पराजित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। फिर हम देखते हैं 1760 में हम देखते हैं वांडीवास का युद्ध देखते हैं, ये फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, फ्रांसीसी और अंग्रेज थे इसमें। और तीसरे कर्नाटक वॉर के बीच में आपका वांडीवास का युद्ध होता है, और यहाँ पर जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो गोडेहू था, ठीक है, उसको वापस बुला लिया जाता है। और तीसरे ये जो वांडीवास का, इसी युद्ध में जो है आपके फ्रांसीसी बुरी तरह हार जाते हैं, और चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सभी इनको वापस कर दिए जाते हैं बाद में पेरिस की संधि के माध्यम से। तो इस प्रकार फ्रांसीसी भी यहाँ से आउट हो जाते हैं। फिर 1761 में होता है पानीपत का तीर्थ युद्ध। मैंने बताया था कि किसी भी एंगल से हम देखें तो अंग्रेजों ने कहीं से इसमें भाग नहीं लिया, बट अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, मराठों की बढ़ती हुई जो शक्ति थी उसको धराशायी कर जाता है, और पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा। तो क्या है, मराठे जो प्रतिद्वंदी थे अंग्रेजों के, अपने आप ही क्या हो गए, कह सकते हैं आउट हो गए या घायल हो गए, ठीक है। फिर 1764 में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है, जिसके माध्यम से जो ब्रिटिश हैं आपके भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करते हैं। इसमें जो 1764 का बक्सर का युद्ध है, ये त्रिपक्षीय गुट की ओर, त्रिपक्षीय गुट और एक तरफ अंग्रेज। त्रिपक्षीय गुट में अवध का नवाब आपका सुजाउद्दौला, दिल्ली का सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल का अपदस्थ नवाब, क्योंकि उस समय वो नवाब नहीं था, मीर कासिम, ठीक है, तो मीर कासिम हो गया, तीनों को अंग्रेज हरा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया अंग्रेजों ने। अब मान सकते हैं कि प्लासी में भले ही इन लोगों ने क्या धोखा किया हो मीर आपका सिराजुद्दौला के साथ में, कि इतिहास में भी कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध तो असल में हुआ ही नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहाँ सबसे अधिक सेना थी, त्रिपक्षीय गुट के पास, तो इन्होंने फिर भी अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया, हरा दिया। इस प्रकार 1764 के बक्सर के युद्ध के माध्यम से भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करते हैं। और इसके बाद 1765 में दो संधियां करते हैं इलाहाबाद की। एक पहली संधि करेंगे शाह आलम द्वितीय से, उसको 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन और बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी उससे ले लेते हैं। अवध के नवाब से दूसरी संधि करेंगे इलाहाबाद की, इसके माध्यम से कड़ा और इलाहाबाद के जिले दे दिए दिल्ली के सम्राट को, और 50 लाख रुपए मांग लेते हैं कंपनी वाले इससे, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो युद्ध है, इनके माध्यम से इन्होंने अपना जो है यहाँ पर एक चक्रव्यूह रचा, ठीक है। अब फिर हमने जो इसके बाद जो एक्ट आने शुरू होते हैं, इसको हमने दो तरीके से पढ़ा। इसमें एक पढ़ा कंपनी का शासन, जो आपका 1773 से कब तक चलेगा, 1858 तक चलता है। दूसरा हमने देखा ताज का शासन, ताज का शासन ये चलेगा आपका 1858 से 1947 तक चलेगा ताज का शासन भारत में। तो पहली वीडियो के माध्यम से हमने कंपनी के जो शासन था वहाँ तक हम लोगों ने इसको देख लिया था, जिसमें हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था, ठीक है, उसकी कुछ विशेषताएं देखी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हमने देखा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और पहला गवर्नर आपका कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था बंगाल का, ठीक है। इस प्रकार में देखा आपका कोलकाता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की जाती है, ठीक है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। फिर हमने देखा एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा 1781 का, ठीक है। फिर हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा, ठीक है, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की जाती है। एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो बीओटी और बीओसी प्रकार द्वैत शासन का इन्होंने काम किया, ठीक है। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य या ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कहा गया, ठीक है। फिर हमने 1786 का हमने क्या देखा, भारत अधिनियम देखा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया जाता है। जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रधान सेनापति बनने वाला पहला गवर्नर जनरल था, उसी की इच्छा से बनता है, क्योंकि ये आपका जब 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई थी, उस समय वहाँ से हार के आया जाता है। बोला कि अब आप मेरे को वहाँ भेज रहे हो, तो बोले मेरे को पावर दो, क्योंकि आपने मेरी बात सुनी नहीं। तो इसको यहाँ पर पावर से दी जाती हैं। और ये अब क्या था कि पहले तो गवर्नर जनरल के निर्णयों को जो उसकी परिषद थी वो निरस्त कर सकती थी, लेकिन अब गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई
कि वह अपने परिषद के निर्णयों को भी निरस्त कर सकता था। ठीक है, फिर हमने देखा 1793 का चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि लिखित कानून के द्वारा पहली बार प्रशासन की नींव रखी जाती है। ठीक है, फिर हमने 1813 का चार्टर एक्ट देखा था। भारतीयों के लिए 1 लाख, भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की जाती है। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का अधिकार दिया जाता है। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश नागरिकों के लिए व्यापार खोल दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार, मोनोपोली को छीन लिया गया। किंतु चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। ठीक है, और इतना और कहते हैं कंपनी को गवर्नरों और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार भी दे दिया। ठीक है, फिर हमने देखा 1833 का चार्टर एक्ट। इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसको पूरे भारत के लिए बजट बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और 1834 में ही एक विधि आयोग बनाया जाता है मैकाले की अध्यक्षता में। और इससे पहले जो आपके इससे पहले क्या किया जाता है जो विलियम बेंटिक है, इनके द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया जाता है। ठीक है, और बंबई और मद्रास की जो परिषदें हैं उनकी विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया जाता है। इसके अलावा दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। 1843 में इसको एलन के समय समाप्त कर दिया जाता है। रंग भेद समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा ने काम और किया कि जो कंपनी के अधीन पद धारण करने वाले भारतीय थे उनके बारे में कहा कि किसी भी व्यक्ति को के धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग भेद के आधार पर हम क्या करेंगे, अयोग्य नहीं ठहराएंगे। यहीं पर ही यह व्यवस्था की जाती है। अंग्रेजी शिक्षा का यहां पर से शुरुआत भी होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था 1853 का चार्टर एक्ट था। 1853 में एक काम और किया, कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। जो पूर्वी देशों का उसका चाय का व्यापार था वो भी खत्म कर दिया गया और चीन के साथ भी व्यापार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का जो काम क्या रहेगा 1833 के एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट की ओर से भारत में शासन करना रह गया था। फिर हमने 1853 में देखा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की जाती है डलहौजी के द्वारा। उसके लिए मैकाले कमेटी बनती है 1854 में। और जो डलहौजी है इसको हम प्रतियोगी परीक्षाओं का जनक भी कहते हैं। एक काम और होगा, यहाँ पर 12 सदस्यों वाला एक विधान परिषद गठित किया जाएगा। यानी विधान परिषद का गठन यहीं पर से शुरू होता है। ठीक है, पहली बार इसके माध्यम से 6 नए पार्षद जोड़े जाते हैं जिनको विधान पार्षद कहा गया। और ये एकमात्र अंतिम एक्ट था जिसमें कंपनी के विशेषाधिकारों को 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, इसके अलावा डलहौजी के द्वारा CPWD, ठीक है, केंद्रीय आपका क्या बोलते हैं उसको, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है। ठीक है, और जो विधान परिषद इसका काम था देश के लिए विधि बनाना, और किंतु उसको अधिनियम बनने के लिए उस पर गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। जिस प्रकार अभी क्या है कि संसद कोई अधिनियम बनाती है तो उस पर साइन किसके होते, राष्ट्रपति के। तो ऐसा इसमें काम था किसका, गवर्नर जनरल का। लेकिन गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। ठीक है, और यह भी कहा गया 1853 के एक्ट में कि कंपनी को समाप्त करने का अधिकार ब्रिटिश संसद को दे दिया गया और कभी भी ब्रिटिश संसद कंपनी को समाप्त कर सकती थी। ठीक हो गया, तो ये कह सकते हैं हम कि 1857 की क्रांति के बाद के या डर से जो है कंपनी खत्म नहीं की जाती है। ये तो पहले से ही आप लोग देखते आ रहे हैं कि 1813 से इनको देख रहे हैं कि ये लोग उनकी पावर्स कम करते चले जाते हैं। और 1853 आते आते ये भी बोल दिया गया कि हम कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज देखेंगे हम यहाँ पर ताज का शासन। ये है आपका ताज का शासन। तो ताज का शासन 1858 से 1947 तक रहता है। ठीक है, और इस महत्वपूर्ण जो आपका कानून है, तो इस कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद
किया जाएगा। ठीक है, जो आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इसका निर्माण होता है 1857 की क्रांति के बाद होता है, और इसे एक्ट फॉर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एक्ट फॉर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम दिया गया। ठीक है, 57 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए एक नया अधिनियम पारित किया था। भारत के गवर्नर जनरल को वाइस राय की उपाधि दे दी जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले 1773 के एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा? 1773 के एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर 1833 के एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन हो गया? बंगाल का पहला गवर्नर, तो गवर्नर हुआ आपका रॉबर्ट क्लाइव। अब हम बात करें बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा वॉरेन हेस्टिंग। बाद में इसी को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जो विलियम बेंटिक है, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, अब बात करेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये कौन होगा? विलियम बेंटिक होगा। बाद में इसी को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम होगा, तो इसके द्वारा क्या किया गया कि बंगाल जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको वाइस राय की उपाधि दे दी जाती है, और इस एक्ट के माध्यम से जो भारत का प्रथम वाइसराय बनेगा, कौन बनेगा? वाइसराय कौन बनेगा आपका? लॉर्ड केनिंग बनेगा। ठीक है, कौन बनेगा? लॉर्ड केनिंग बनेगा। ठीक है, इतना लोग समझ में आ गया आपको? तो ये जो 1858 का आपका एक्ट है, इसको क्या कहा जाता है? एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, तो उसको आप लिख भी लीजिएगा इस तरीके से, एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से हम इस एक्ट को जानते हैं कि इसको 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। और इस एक्ट के माध्यम से भारतीय मामलों पर अब ब्रिटिश संसद का क्या होगा? सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, और इस 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया कि कंपनी को समाप्त कर दिया गया, कि कंपनी अब यहां पर शासन नहीं करेगी, उसके रूल को यहां पर समाप्त कर दिया गया, और गवर्नरों के क्षेत्रों व उनकी राजस्व संबंधी जो शक्तियां थी वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई अब। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो अधिनियम है इसको एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी कि यह भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी इसको हम कह सकते हैं। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब एक काम क्या किया इन लोगों ने? कंपनी समाप्त कर दी। अब जब जो शक्तियां थी वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित हो गई, तो शासन कौन करेगा? तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया? जो भारत का शासन था, ब्रिटिश साम्राज्ञी यानी कि ब्रिटिश महारानी की ओर से एक राज्य सचिव नियुक्त किया गया। इसको भारत सचिव भी कहा गया। ठीक है, किसकी नियुक्ति की गई? एक राज्य सचिव या भारत सचिव की नियुक्ति की जाती है। इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद, 15 सदस्यीय एक भारत परिषद बनाई जाती है।
ठीक है, तो कंपनी का शासन खत्म और ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश महारानी की ओर से जो है शासन चलाएगा, अब वो कौन चलाएगा? राज्य सचिव या उसको भारत सचिव कहा जाता था, वो चलाएगा। ठीक है, और उसके अंडर कौन होगा? अब वायसराय होगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहला भारत सचिव कौन था? पहला भारत सचिव कौन था हमारा? ठीक है, तो पहला भारत सचिव था आपका लॉर्ड स्टेनली था। कौन था? लॉर्ड स्टेनली पहला भारत सचिव था। ठीक हो गया। अब क्या कर दिया गया इसके साथ साथ कि जो ये सचिव था ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंतोगत्वा ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था? उत्तरदायी था। ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था? उत्तरदायी था। कौन? भारत सचिव। ठीक है, कैबिनेट मंत्री था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था ये। ठीक है, अब इस और क्या काम हुआ कि अब जो भी कानून या कार्रवाई होंगी वह भारत सचिव की स्वीकृति से ही होंगी। यानी कि जो भी गवर्नर वाइसराय को जो भी कानून बनाने हैं या कोई कार्यवाही करनी है तो उसके लिए उस भारत सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक हो गया। और अब क्या हुआ कि अब भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ठीक है, और ये बताया कि आपको मैंने कि गवर्नर जनरल का पदनाम बदल दिया। क्या कहा गया उसको? वायसराय कहा गया। कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अब दूसरा, इस एक्ट के माध्यम से एक काम इन लोगों ने और किया। आपका पिट्स इंडिया एक्ट 84 के माध्यम से जो बीओडी और बीओसी थे आपके, कौन थे? बीओडी और बीओसी थे, उनको भी समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। कौन सी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? भारत में द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति क्यों गई थी भारत में? वाणिज्यिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था और राजनीतिक मामलों के लिए कौन था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था। ठीक है, कौन था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए था। तो उस समय एक प्रकार से द्वैध शासन की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी, जिसको यहां पर समाप्त कर दिया जाता है। किस एक्ट के माध्यम से? 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब जो भारत सचिव था इस पर भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति इसके पास थी। ठीक है, और मैंने बताया कि इसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई जाती है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष भी भारत सचिव ही था। इसको राज्य सचिव कहिए आप या भारत सचिव कहिए। ठीक है, और मुगल सम्राट के पद को भी ये भी समाप्त हो गए आपके। इसके साथ ही मुगल सम्राट का पद भी समाप्त कर दिया जाता है। मुगल सम्राट का भी क्या हो गया? मुगल साम्राज्य उसका भी अंत कर दिया जाता है। ठीक है, और 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग एक आपको पढ़ता है, लेटर पढ़ता है वहां पर इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। ठीक है, और इस 1 नवंबर 1958 को ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक नीतिगत घोषणा करी। इस नीतिगत घोषणा को ही जो भारत का शिक्षित वर्ग था इसने अपने अधिकारों का क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा, एक अधिकार पत्र कहा, अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। किसको कहा? 1858 के एक्ट को कहा। ठीक है, इसको हम किस नाम जानते हैं? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो क्या क्या काम किया इसके द्वारा? कंपनी का शासन समाप्त, मुगल जो आपका बादशाह का पद था उसको समाप्त कर दिया गया, बीओडी बीओसी समाप्त कर दी गई। ठीक है, और जो ये अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम जो आया, इसको क्या कहा गया? भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। एक भारत सचिव का पद बनाया गया। ठीक है, और इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी। यही यहाँ पर क्या था? सारी जिम्मेदारी इसी के पास थी। इसी की अनुमति से कोई भी अगर काम करना है तो वायसराय वो काम करता था। ठीक है, अब इसके बाद एक एक्ट आएगा आपका। अब जो एक्टों के नाम आएंगे
भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, ये आपका अधिनियम आता है। अब भारत में संवैधानिक विकास होगा इस एक्ट के माध्यम से। क्या होगा? भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत होगी इस अधिनियम के माध्यम से, 1861 के अधिनियम के माध्यम से। अब इनने काम और किया, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी और गवर्नर को विधायी कार्यों हेतु नए राज्यों का निर्माण यानी प्रांतों का निर्माण, नवनिर्मित जो प्रांत हैं, जो नए आपके प्रांत हैं, उनमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। किसी राज्य, किसी प्रेसिडेंसी या किसी क्षेत्र को विभाजित करने या उसकी सीमा में परिवर्तन का अधिकार भी इस अधिनियम के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, पहला काम, संवैधानिक विकास शुरू होता है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाएगी। गवर्नर जनरल को नए प्रांतों का निर्माण करने की शक्ति दी गई और जो नए राज्य या प्रांत बनेंगे उनमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, या फिर किसी राज्य, किसी प्रेसिडेंसी या किसी अन्य क्षेत्र को बांटने, उसके सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार भी दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब इस एक्ट के माध्यम से विकेंद्रीकरण की नींव रखी जाएगी। विकेंद्रीकरण की नींव भी रखी। कैसे रखी गई? अब क्या होगा इस एक्ट के द्वारा, सॉरी इस अधिनियम के द्वारा क्या होगा, जो मद्रास एवं बंबई की सरकारें हैं उनको भी क्या कर दिया, जो मद्रास और बंबई की सरकारें हैं उनकी जो विधायिका है उनको भी, सॉरी जो सरकारें हैं उनको भी क्या कहते हैं, विधायिका का अधिकार दे दिया, यानी संसद टाइप का अधिकार दे दिया, उनको विधायिका का अधिकार दे दिया गया। तो इसी प्रकार इसमें क्या होगा, भारत में विकेंद्रीकरण की नींव रखी जाएगी, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, तो प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन में क्या हो गया, यहाँ पर विकेंद्रीकरण हो गया। प्रांतीय विधायिका अलग हो गई और देश का जो शासन होगा वो अलग चलेगा। ठीक है, और कानून बनाने की प्रक्रिया में यहां पर एक काम और होगा, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल करना शुरू कर देंगे। भारतीयों को शामिल करें किसमें, कानून निर्माण की प्रक्रिया में। तो भारतीयों को भी इस अधिनियम के माध्यम से कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और भारत की शासन व्यवस्था में परिवर्तन हो गया इस चीज से। ठीक है, अब जो भारत सचिव की जो क्या थी, भारत परिषद थी, भारत जो परिषद थी उसको एक विधायी संस्था बना दिया। क्या बना दिया गया, भारत परिषद को एक विधायी संस्था बना दिया गया और उसको दे दिया कानून बनाने का अधिकार दे दिया। कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा इस भारत परिषद को, किस माध्यम से, एक विधायी संस्था के रूप में इसको बना दिया गया। गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद थी, विधान परिषद जिसकी स्थापना हम पढ़ के आए हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट से होती है, 12 सदस्यों की थी, लेकिन नियुक्ति कितने की गई थी, 6 ही किए गए थे नियुक्त उस समय। ठीक है, अब अधिकतम संख्या कितनी कर देंगे, अब 12 कर देंगे फिर से। ठीक है, और एक काम और होगा, इस एक्ट के माध्यम से भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत होगी। 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली, पोर्टोफोलियो सिस्टम लाया गया, विभाग बनाया गया। मंत्रालय है ना आपके, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इस प्रकार के यहाँ पर विभागीय प्रणाली को शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय अलग है, कोयला मंत्रालय अलग है, पेट्रोलियम मंत्रालय आपका अलग है। तो इस प्रकार से विभागीय प्रणाली की शुरुआत की जाएगी और इस विभागीय प्रणाली का जनक है लॉर्ड केनिंग को बोलते हैं विभागीय प्रणाली का भारत में जनक। ठीक हो गया, तो क्या क्या काम हुआ इसमें एक तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उसको नए राज्यों का निर्माण का अधिकार, उनमें गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार, किसी प्रांत प्रेसिडेंसी किसी क्षेत्र को बांटने 2 हिस्सों में उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक हो गया,
मद्रास बंबई की सरकारों को विधायिका का अधिकार देकर क्या काम किया उन्होंने, भारत में एक प्रकार से विकेंद्रीकरण की नींव रखी गई। यहां पर किसकी नींव रखी गई, विकेंद्रीकरण की नींव रखी गई। ठीक है, और प्रांतीय विधायिका था देश के शासन का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, भारतीयों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। ठीक है, जो भारत परिषद थी उसको विधायी संस्था बना दिया। लोग बोले भाई कि अब आप भी क्या करो, सॉरी आप क्या करेंगे, अब कानून बनाएंगे। गवर्नर जनरल की विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कर दी गई 6, अधिकतम कर दी गई अब 12। ठीक है, और जो विधान परिषद है ये 1853 के चार्टर एक्ट से भारत में बनती है। एक काम और, भारत में विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू होगा, यानी कि ठीक है, और इस विभागीय प्रणाली का जनक लॉर्ड कैनिंग होगा। अब बात करेंगे 1873 का अधिनियम। 1873 का अधिनियम, इसके द्वारा यह कहा गया कि अब हम कंपनी को किसी भी समय भंग कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपनी रहेगी ही नहीं। अभी तक तो कहता कि पहले धीरे धीरे कंपनी के व्यापारिक अधिकार छीने, जो उनकी एक एकाधिकार मोनोपोली को छीन लिया गया। फिर 1833 आते आते उनके पूरे व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए, और 1853 के एक्ट के माध्यम से यह बताया गया कि हम कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकते हैं और उसका शासन यहां पर हम लोग समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इसी समय क्या था, भारत में 1857 में आपकी क्रांति हो गई। 58 में आपका आ गया एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला एक्ट आ गया। ठीक है, तो होगा क्या, कंपनी का शासन खत्म, लेकिन अभी तक कंपनी भंग नहीं हुई है, जो उसका बोर्ड है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस अधिनियम के माध्यम से यह कहा गया कि कंपनी को हम किसी भी समय भंग कर सकते हैं, और 1 जनवरी सन 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। सदा सदा के लिए उसका अस्तित्व खत्म, औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया कंपनी को यहां पर। ठीक है, 1 जनवरी 1884 को। अब आएगा शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम आएगा आपका कब, 1876 में आएगा। अब इसके माध्यम से क्या होगा कि एक घोषणा की जाएगी। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा की गई, और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया कि भारत की महारानी कौन है, अब महारानी विक्टोरिया है। साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। जो सामग्री मत पढ़ लेना आप लोग, साम्राज्ञी, सामग्री नहीं लिखा है। ठीक है, साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में एक छठे व्यक्ति को नियुक्त किया गया, उसको CPWD का काम दे दिया गया, यानी कि लोक निर्माण विभाग का काम उसको दे दिया गया। ठीक है, अब बात करेंगे भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, यहां पर से क्या शुरू होगा अब आपका 1892 के माध्यम से, कि आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था शुरू होगी। संसदीय व्यवस्था शुरू होती है इस एक्ट के अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, भारत में आंशिक रूप से होगी शुरू संसदीय व्यवस्था। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया, लेकिन क्रॉस प्रश्न यानी कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला आपको। क्रॉस प्रश्न नहीं पूछ सकते थे अभी भी, केवल बहस करने का अधिकार मिला, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कर दी गई अब 16। स्टार्टिंग में 6 थी, फिर 12 हुई, अब 16 कर दी गई। और भारत परिषद में जो आपकी भारत परिषद है, भारत सचिव की, इसमें 2 भारतीयों को जोड़ा जाएगा। एक होंगे केसी गुप्ता और एक है आपके सैयद हुसैन बिलग्रामी।
इन दो व्यक्तियों को भारत परिषद अधिनियम में, तो भारत परिषद जो संस्था उसमें शामिल किया गया। ठीक है, भारत में आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था 1892 के अधिनियम से शुरू होगी। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन क्रॉस प्रश्न पूछने का अधिकार अभी भी नहीं मिलेगा। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 कर दी गई और दो व्यक्तियों को जोड़ा गया भारतीयों को इसमें, भारत परिषद में, एक केसी गुप्ता को, एक सैयद हुसैन बेलग्रामी को। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? चलिए उसके बाद देख लेते हैं इस तरीके से। तो ये है आपका तारक शासन और ये रहा आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसी को हम कहते हैं एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस एक्ट के माध्यम से भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बाद इस कानून का निर्माण होता है। ठीक है, इसे एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए एक नया अधिनियम आता है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दे दी जाती है और भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। गवर्नरों के क्षेत्रों और उनके राजस्व संबंधी जो शक्तियां हैं वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से राज्य सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई। ठीक है, अब भारत से संबंधित सभी कानूनों एवं कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। प्रथम भारत सचिव लॉर्ड स्टैनली, और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। ठीक है, गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया, वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया और इस अधिनियम के ने नियंत्रण बोर्ड व निदेशक बोर्ड समाप्त कर दिए। भारत की द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। ठीक है, और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा करी थी। इसी को घोषणा क्या करी कि अब हम जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं आपके शासन के लिए। ठीक है, और जो हम अधिनियम दे रहे हैं ये क्या करेगा, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है। तो इसी को भारत के शिक्षित वर्ग ने क्या कहा, अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा इसको कहा। ठीक है, अब बात करेंगे आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि एक संवैधानिक विकास का सूत्रपात होगा भारत में। ठीक है, क्या होगा इस अधिनियम के द्वारा, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे देंगे और गवर्नर को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों का निर्माण करने का अधिकार, नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार, किसी प्रांत प्रेसिडेंसी या किसी अन्य क्षेत्र को बांटने, उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार भी दे दिया गया। अधिनियम के द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी जाती है और जो 5वां सदस्य होगा उसको विधि वेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, विधि वेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, मद्रास बंबई की सरकारों को विधायिका का अधिकार दिए जाने के माध्यम से भारत में एक प्रकार से विकेंद्रीकरण की नींव रखी जाती है। प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन का विकेंद्रीकरण यहां पर प्रारंभ होगा इस एक्ट के माध्यम से। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। यहां पर भारत शासन की व्यवस्था में इससे परिवर्तन होगा। भारत परिषद को विधायी संस्था बनाकर उसे कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब क्या करेगी भारत परिषद, भारत के लिए कानून बनाएगी। गवर्नर जनरल की विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की जाएगी जिसका जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। फिर 1873 का अधिनियम, तो इसके द्वारा क्या उपबंध किया गया कि किसी भी समय हम कंपनी को भंग कर सकते हैं और 1 जनवरी 1884 को अंतोगत्वा कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। फिर एक आएगा आपका शाही उपाधि अधिनियम आएगा, यह आएगा 1876 में।
कब आएगा? 1876 में गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर दी गई। बोले आपको क्या होना, उसको क्या काम दे दिया? CPWD यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का उसको काम दे दिया गया। और 28 अप्रैल 1876 को क्या काम हुआ? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ठीक है, फिर बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। आंशिक रूप से भारत में संसदीय व्यवस्था इसी अधिनियम के द्वारा प्रारंभ हो गई। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार, लेकिन क्रॉस प्रश्न करने का अधिकार नहीं दिया गया। परिषद के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 निश्चित कर दी गई। और इंग्लैंड में भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये दो व्यक्ति थे ब्रिटेन में भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय। अब बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। तो ये जो अधिनियम है आपका 1909 का, ठीक है, एक बार इसमें आप एक चीज नोट कर लीजिएगा। जो 1892 का ये आपका अधिनियम है, यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से, एक नोट कर लीजिएगा, यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति भी शुरू होगी। निर्वाचन पद्धति शुरू की जाती है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगी? निर्वाचन पद्धति भी शुरू होगी। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे 1909 के अधिनियम की बात करेंगे। ठीक है, 1909 के अधिनियम की। ठीक है, तो यहीं पर इस अधिनियम के द्वारा क्या होगी? फूट डालो राज करो की नीति आएगी इस अधिनियम के माध्यम से। अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बनती है यह अधिनियम आता है। अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर यह अधिनियम आया था। ठीक है, और दूसरा, इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा था। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको हम जानते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 को। अब केंद्रीय विधान परिषद जो थी आपकी, उसके सदस्यों की संख्या 16 से क्या कर दी थी? अब 60 कर दी गई। ठीक है, और मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए क्या काम होगा इसमें? पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। यहां पर भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया उनको। ठीक है, इसके अलावा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कार्यपालिका परिषद में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। और कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनेंगे। इनको विधि सदस्य बनाया गया। ठीक है, और भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन, अब दोनों कार्यों का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, और इस 1909 के एक्ट के माध्यम से एक काम और होगा, क्या? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो जाएगी। और जनक कौन है इसका? जनक है आपका लॉर्ड मिंटो। और यही कहता है अपनी सरकार से कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, कल को हमको बीसी मिलेगा। ठीक है, कि ये जो हम सांप्रदायिक निर्वाचन हमने लाए हैं भारत में, और इसी अधिनियम पर गांधी जी कहते हैं कि भारत की सदियों की बनी एकता आज टूट गई है। इस एक्ट के माध्यम से लोगों को बांट दिया गया। यहां पर से शुरुआत होती पहली बार। ठीक है, अब बात करेंगे हम भारत सरकार अधिनियम 1919 की। ठीक है, अब
इससे पहले क्या होता है, 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू घोषणा होगी। इसी के माध्यम से एक्ट बनेगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919। इसी को बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू घोषणा के माध्यम से, ठीक है, आपका भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, जो भारत सचिव है, जो भारत सचिव है, इसकी मदद के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। और इस 1919 के अधिनियम के माध्यम से स्वशासन की बात की गई। स्वशासन, खुद का शासन आप भारतीयों का, उसकी बात करेंगे। उत्तरदायी शासन की बात की जाएगी। ठीक है, और 1892 के माध्यम से भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती थी, लेकिन यहां पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कर दी जाएगी, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की। सिखों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन में जोड़ लिया गया। पहले मुस्लिमों को जोड़ा गया, अब सिखों को भी जोड़ लिया गया। ठीक है, दूसरा काम, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू कर दी गई, जिनमें एक था आपका उच्च सदन, इसको बोलते थे राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद। दूसरा था आपका निम्न सदन, इसको कहा गया विधान सभा। तो इस केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, और एक को कहा जाएगा उच्च सदन, दूसरे को निम्न सदन। उच्च बोले तो राज्य विधान परिषद और निम्न विधानसभा। और इसी विधानसभा को क्या काम दे दिया गया, बजट स्वीकृति का अधिकार इसके पास था। बजट स्वीकृति का अधिकार विधानसभा को दे दिया गया। ठीक है, अगला काम, प्रांतों में क्या काम करेंगे, अभी द्वैध शासन लगा देंगे। द्वैध शासन प्रांतों में, इसका जनक लियोनस कार्टियस था। कौन था, लियोनस कार्टियस था इस द्वैध शासन का। लोक सेवा आयोग के गठन की बात की जाएगी, लेकिन बनेगा कब ये, 1926 में लोक सेवा आयोग बनेगा, लेकिन अभी यहां पर केवल बात की जाएगी 1919 के अधिनियम में। ठीक है, इसके साथ साथ भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को दे दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा एक काम और होगा, जो भारत सचिव था उसका खर्च पहले भारतीय राजस्व से देते थे लोग, लेकिन अब क्या था, ये जो भारत सचिव था इसका खर्च कौन देगा, अब ब्रिटिश सरकार देगी। पहले भारत देता था इसको पैसा, लेकिन अब कौन देगा, ब्रिटिश सरकार देगी इस भारत सचिव को पैसा। ठीक है, और जो मेन काम और था, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो क्या काम हुए इसमें, एक तो जो ये आपका 1919 का अधिनियम है, ये मोंटेग्यू घोषणा के माध्यम से आता है, और मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को की जाती है। और सचिव की मदद के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। स्वशासन की बात करेगी ब्रिटिश सरकार, बोलेंगे उत्तरदायी शासन का वादा करेंगे भारतीयों से। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपना लेंगे, लेकिन सिखों को भी उसमें शामिल कर लेंगे। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, एक राज्य विधान परिषद, इसको उच्च सदन कहा गया, दूसरा विधानसभा, इसको निम्न सदन कहा गया। बजट स्वीकृति का अधिकार इसी विधानसभा को दे दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया, जनक लियोनस कार्टियस।
लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, लेकिन गठन कब होगा लोक सेवा आयोग का? 1926 में होगा। सीएजी की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को दिया गया, और जो आपका भारत सचिव था, पहले इसको जो सैलरी मिलती थी यहां से मिलती थी, बाद में इस एक्ट के बाद ब्रिटिश सरकार देगी। और इसके अलावा महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो ये आपको 1909 का अधिनियम है, इसको देख लेते हैं एक बार। अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर आता है। मार्ले मिंटो सभा के नाम से जानते हैं। मार्ले आपका इसमें सचिव था और मिंटो गवर्नर या वायसराय। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई सीधे। मुसलमानों को पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं। इनको विधि सदस्य बनाया गया। भारतीयों को विधि निर्माण प्रशासन दोनों के कार्यों का अधिकार दे दिया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा, मिंटो ने, कि हम नाग के दांत बो रहे हैं तो हमें भी कल को विष ही मिलेगा। और गांधी जी ने क्या कहा था इस एक्ट के बारे में, अधिनियम के बारे में, कि भारत की सदियों की बनी एकता इस अधिनियम के माध्यम से आज खत्म हो गई है। फिर बात करते हैं 1919 के अधिनियम की, और यह अधिनियम आएगा 20 अगस्त 1917 को, जो मोंटेग्यू घोषणा हुई थी उसके द्वारा ये एक्ट अधिनियम आता है। इसको हम बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मोंटेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड आपका वायसराय या गवर्नर जनरल था। तो सचिव की मदद के लिए एक हाई कमिश्नर, स्वशासन की बात करेंगे, उत्तरदायी शासन का वादा करेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाएंगे। सिखों को भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी गई। एक को कहा गया राज्य विधान परिषद अर्थात उच्च सदन, दूसरे को विधानसभा कहा गया अर्थात निम्न सदन। बजट स्वीकृति का जो अधिकार था यह विधानसभा को दे दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई, जिसका जनक लियोनस कार्टियस था। लोक सेवा आयोग के गठन की बात करेंगे, जिसकी स्थापना 1926 में होगी। सीएजी की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को दिया गया, और ये यहाँ पर लाइन गलत लिखी गई है। असल में ये जो भारत सचिव है इसका खर्च अब कौन देगा? ब्रिटिश सरकार देगी। इसको नोट कर लीजिएगा, ब्रिटिश सरकार देगी। एक लाइन में और नहीं लिखी है, सो नोट कर लीजिएगा, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया यहां पर। ठीक है, तो ये 1919 का अधिनियम था आपका। ठीक है, इतना वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की। ठीक है, कि सबसे बड़ा एक्ट था ये, क्या इसमें होता है आपका। ठीक है, चलिए इसको हम देखेंगे। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 को समझते हुए चलेंगे आप लोग। ठीक है, कुछ अगर इसमें समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आपको इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, बाकी व्हाट्सअप ग्रुप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी जो आपको कुछ समस्या होती है, समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 आया था आपका, जो भारत सरकार 1919 का अधिनियम आया था, उसमें एक प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम से जो प्रगति होगी, जो काम करेगी, जो हमने वादे किए हैं, वो हम देखेंगे कि प्रगति क्या होगी कि नहीं होगी। उसकी समीक्षा के लिए कहा कि हम 10 वर्ष पश्चात एक काम करेंगे। एक आयोग बनाएंगे। ठीक, क्या बनाएंगे? एक आयोग बनाएंगे। लेकिन होता क्या है कि द्वैध शासन हो गया असफल। यहां पर द्वैध शासन हो जाएगा असफल। ठीक है, अब भारतीयों ने इसी बीच, भारत में आपने देखा होगा कि भारत में इस समय पहले आपका असहयोग आंदोलन चल रहा होता है। ठीक है, और बीच में खेड़ा आंदोलन, चंपारण और इस तरह बहुत से आंदोलन भारत में चल रहे होते हैं। ठीक है, जिनमें खिलाफत आंदोलन भी था। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन चला भारत के अंदर, और उसी बीच असहयोग आंदोलन के दौरान भारत में बहुत सी जगहों पर वन कानून का विरोध चल रहा था। तो इस तरीके से क्या होता, भारत में
भारतीयों द्वारा और अधिक स्वायत्तता स्वतंत्रता की मांग कर दी जाती है। अब जो ब्रिटिश सरकार है 10 साल से पहले ही क्या काम करेगी, एक आयोग गठित कर देगी, 7 सदस्यों का एक आयोग बनाएगी। उसी आयोग को हम कहेंगे साइमन कमीशन। 8 नवंबर 1927 को, ठीक है, इसको एक मोटा से समझेंगे कि 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बनेगा। साइमन कमीशन बनेगा, कहां बनेगा, लंदन में इसकी स्थापना की जाएगी। 7 सदस्यीय था, ठीक है, और 8 नवंबर 1927 को इसकी स्थापना लंदन में कर दी गई। अब इसमें सभी जो 7 लोग थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। अब इसका भारत में होगा व्यापक विरोध। क्या होगा, व्यापक विरोध होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। अब इसी बीच क्या होगा, 3 फरवरी 1928 को एक कमीशन कहां पहुंचता है, मुंबई पहुंचता है, यानी कि भारत पहुंचता है। 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचेगा। इससे पहले जब ये आयोग बन जाएगा, उसके बाद कांग्रेस का 1927 में एक अधिवेशन होता है, उसको बोलते हैं मद्रास अधिवेशन के नाम से जानते हैं, मद्रास अधिवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक हो गया। इसकी अध्यक्षता कर रहे होंगे M.A. अंसारी। M.A. अंसारी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और इसी अधिवेशन में इस आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इतना लोग समझ में आया होगा कि 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता वाले इस अधिवेशन में इस आयोग का पूर्ण बहिष्कार किया गया। एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो किसने करी थी, M.A. अंसारी ने, ठीक है। आयोग मुंबई कब पहुंचा, 3 नवंबर 1928 को आयोग मुंबई पहुंचता है, ठीक है। और आयोग क्या करेगा, 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, ठीक है। और आयोग के विरोध के बाद भी अनेक बातों को भारत सरकार अधिनियम 1935 में जगह मिलेगी, ठीक है। और इसी बीच एक आपके जो उस भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड, उनके द्वारा, कौन है, बर्किनहेड भारत सचिव होंगे। भारतीयों क्या होता है ना, हो जाते हैं गुस्सा कि साहब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं नेता, तो वो देते हैं कांग्रेसियों को चुनौती कि आप क्या करो कि जो सभी दलों को स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा हो उसको बनाकर दिखाओ। अब कांग्रेस भैया स्वीकार कर लेती है, और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय नेहरू कमेटी बनेगी। 10 सदस्य होंगे इस कमेटी में, अध्यक्ष होंगे पंडित मोतीलाल नेहरू। अब नेहरू कमेटी बना दी जाती है। बर्किनहेड ने दी चुनौती कि आप हमको एक मसौदा, एक प्रारूप बनाकर दिखाओ संविधान का जो सभी दलों को स्वीकार्य हो। कांग्रेस स्वीकार कर लेगी और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमीशन का गठन भी करेगी, और जो 10 सदस्यीय कमीशन होगा। और इस नेहरू कमेटी ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसी को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब साहब नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, अब जिन्ना साहब विरोध में आ गए, तो उन्होंने भी, जिन्ना जी ने 29 मार्च 1929 को, जिन्ना ने क्या काम किया, पहले तो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे नेहरू 10 अगस्त 28 को, और बाद में 29 मार्च 1929 को जिन्ना नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्या करेगा, अपनी 14 सूत्रीय मांगों का एक प्रारूप पेश करेगा, ठीक है। इसके पश्चात क्या होगा, ब्रिटेन में 1930 में पहला गोलमेज, 1931 में दूसरा, और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हो जाते हैं,
कि क्यों हुए? संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए। संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं। कभी पूछ ले आपसे कि साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए, तो संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ठीक है। और 1933 में 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक नए संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक है। और इस पर विचार करने के लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति बनाती ब्रिटिश सरकार। और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो विधेयक संसद में जो तैयार विधेयक था, संसद में पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने इस पर साइन कर दिए और क्या बन गया? भारत शासन अधिनियम 1935 बन गया। सबसे जो संवैधानिक प्रस्ताव थे उनमें सबसे अंतिम, सबसे बड़ा, सबसे जटिल दस्तावेज था आपका। इस 1935 के अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद थे। क्या थे? 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी, 14 भाग थे इस 1935 वाले में। सबसे बड़ा था ये। ठीक है। अब इस 1935 के अधिनियम के माध्यम से भारत में क्या क्या उपबंध करे जाएंगे, क्या बात करी जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले बात क्या होगी? यहां पर अखिल भारतीय संघ की बात करी जाएगी। क्या की जाएगी? अखिल भारतीय संघ। ठीक है। ब्रिटिश सरकार कहती कि हमें क्या बनाएंगे? अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। इसमें बोले आपके 11 क्या होंगे? ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे और 6 कमिश्नरियां होंगी। 6 कमिश्नरियां होंगी। बाकी स्वेच्छा से कौन शामिल होंगी? देसी रियासतें इसमें शामिल होंगी। कहा अब इनसे मिलकर यानी 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 6 कमिश्नरियों से और उन देसी रियासतों से जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होती, से मिलकर यह अखिल भारतीय संघ बनना था। अब इसमें ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था, लेकिन देसी रियासतों में शामिल, जो देसी रियासतें थी ये संघ में शामिल नहीं होती। अब यह काम इनका असफल हो गया, तो प्रस्ताव भी काम ना आया। दूसरा क्या काम किया? जो द्वैध शासन इन्होंने प्रांतों में लगाया था, उस द्वैध शासन को कहां लगा दिया? केंद्र में लगा दिया। अब द्वैध शासन लगा दिया। ठीक है। प्रांतों से उठाकर कहां लगा दिया? प्रांतों से उठाकर केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। ठीक है। प्रांतों में समाप्त, केंद्र में लागू कर दिया गया। केंद्रीय प्रशासन के विषयों को रक्षित और हस्तांतरित में वर्गीकृत कर दिया गया। अब रक्षित विषय कौन से? जो प्रतिरक्षा वाले मामले होंगे, विदेशी मामले होंगे, धार्मिक विषय के मामले, जनजातीय क्षेत्रों के मामले, उनको रखा गया रक्षित विषयों में। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय, जनजातीय क्षेत्रों के मामलों को। ठीक है। और इनका प्रशासन, जो ये रक्षित मामले थे, इनका प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद के माध्यम से करेगा और अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उसको भी उत्तरदायी बना दिया गया। हस्तांतरित विषयों में का प्रशासन जो था गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी, मंत्रिपरिषद। ठीक है। तो केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है। जो विषय थे उनको रक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया। रक्षित मामले, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और जनजातीय क्षेत्र के मामले थे। हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन था वो गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद के माध्यम से करता था, जबकि रक्षित विषयों का प्रशासन जो गवर्नर जनरल है अपनी परिषद के माध्यम से करता था। ठीक है। अब बात करें प्रांतीय विषय की। प्रांतीय विषय की बात करें, सॉरी प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतों को यहां पर स्वायत्ता मिल जाएगी। ये सबसे बड़ी विशेषता इस अधिनियम की कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। ठीक है। विधि निर्माण
के लिए वर्गीकृत केंद्रीय प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को, और उन पर केंद्र का नियंत्रण संभव। जिस प्रकार भारत में क्या है, जैसे राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने के लिए कौन स्वतंत्र है, राज्य। उसी प्रकार प्रांतों को यह स्वायत्तता दी गई कि जो प्रांतीय विषय हैं उन पर जो विधि बनाएगा केवल प्रांत बनाएगा, और केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। और एक काम और किया कि जो प्रांत हैं इनके गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, न कि गवर्नर जनरल के दी। ठीक है, अगला काम जो इंपॉर्टेंट है, संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात दिल्ली में स्थित था। ठीक है, इसमें 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, 7+1 का इसमें था, 8 लोग थे इसमें। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और एक 7 अन्य थे। इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था। और 1 अक्टूबर 1937 से इस न्यायालय ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, मॉरिस गवेयर थे। ठीक है, तो पहला का काम किया इन लोगों ने, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही, केंद्र में द्वैध शासन का काम, प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना। अगला काम शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो जो 35 का अधिनियम था इसके माध्यम से केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। 3 सूचियां बनाएगी यहां पर शक्तियों की। ठीक है, एक बनाएगी संघ सूची, दूसरी बनाई गई आपकी प्रांतीय सूची, तीसरी बनाई गई आपकी समवर्ती सूची। 3 सूची से अभी वर्तमान में है आपकी, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, उसे प्रांत कहा गया, एक समवर्ती सूची। संघ सूची में विषय रखे गए 59, प्रांतीय सूची में रखे गए विषय 54, और समवर्ती सूची में विषय रखे गए आपके 36 विषय। ठीक है, और अति विशिष्ट शक्तियों को सहित जो कुछ आपातकालीन अधिकार थे वो दे दिए गए वायसराय को। ठीक है, अति विशिष्ट जो विषय थे और जो कुछ आपातकालीन अधिकार थे वो दे दिए गए ब्रिटिश वायसराय को। ठीक है, इस प्रकार शक्तियों का भी विभाजन कर दिया गया। संघीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया। आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों, हरिजनों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और एक काम और क्या, भारत परिषद जो आपकी 1858 में बनी थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इस अधिनियम के माध्यम से 1937 में क्या काम किया, विधानसभा के चुनाव होंगे। विधानसभा के चुनाव कराए गए भारत में। ठीक है, जब अधिनियम लागू हो गया तभी उसके बाद 1937 में चुनाव होंगे। ठीक है, और 1935 में बर्मा को अलग करने की बात कर दी गई, भारत से अलग करने की घोषणा कर दी गई, और 1937 में इसको भी अलग कर दिया गया बर्मा को भारत से। ठीक है, और 1937 में इस अधिनियम के माध्यम से 11 प्रांतों में चुनाव होंगे विधानसभा के। इनमें कांग्रेस 6 प्रांतों में सरकार बनाती है और 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनाएगी, यानी कि गठबंधन गवर्नमेंट बनाएगी। 3 में खुद की सरकार, 6 में, और 3 में मिलीजुली सरकार बनेगी। ठीक है, अब बचे 2। पंजाब में होगा आपका, जो पंजाब में सरकार बनेगी वो बनेगी यूनियनिस्ट पार्टी की। बंगाल में सरकार बनेगी आपकी वो बनेगी आपकी कृषक प्रजा पार्टी की। कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनती है कहां, बंगाल में। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, और बाकी के जो 6 हैं प्रांत उनमें कांग्रेस की अपनी गवर्नमेंट, और 3 में गठबंधन सरकार बनाएगी। ठीक है, अब जब इसमें चुनाव होंगे 1937 में जब चुनाव होंगे तो
प्रांतीय विधानसभा चुनाव होंगे। यूपी में कुल 228 में से 134 सीटें जीतती है कांग्रेस, ठीक है, और अकेले अपने नंबर सरकार बनाती है यहाँ पर कांग्रेस। और इस सरकार में उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, और प्रधानमंत्री से बनाया गया गोविंद बल्लभ पंत को, एवं विधि एवं न्याय मंत्री बनाया गया एन काटजू को। रफी अहमद किदवई को वित्त मंत्रालय दिया गया, कहां पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब जब चुनाव हो गए, अब 28 माह तक की इन प्रांतों में कांग्रेस ने शासन किया। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलेगा, विश्व युद्ध चलेगा, आपका दूसरा विश्व युद्ध चलेगा, 1939 में 8 प्रांतों से, कितने प्रांतों से, 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे देगी सरकार कि साहब बिना हमारी सहमति से आपने कैसे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग 1935 का अधिनियम को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यह है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। तो 1919 में के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एक आयोग बनाया जाएगा। किंतु द्वैध शासन की असफलता ने भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर 10 वर्ष पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन कर 8 नवंबर 1927 को लंदन में इसका गठन कर दिया गया। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसी भारतीय को इसमें शामिल न करने का इसका विरोध होता है और इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, ठीक है। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में 1927 में, जिसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी करेंगे, इस आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 28 को यह आयोग मुंबई पहुंचेगा। 30 जून को रिपोर्ट दे देगा अपनी, 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट देगा। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की दी चुनौती, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय नेहरू कमेटी गठित करी, ठीक है। नेहरू समिति ने 10 अगस्त 28 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांगों को 29 मार्च 1929 को पेश किया। उसके पश्चात ब्रिटेन में आपके 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, 30 में, 31 में, 32 में, ठीक है। और क्यों हुए? संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए ये गोलमेज सम्मेलन होते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने 1933 में एक श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करी, और इस पर चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथ गोग की अध्यक्षता में एक संयुक्त कमेटी बनाती है ब्रिटिश सरकार। और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक संसद से पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 में ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर क्या बन गया? भारत शासन अधिनियम 1935 बन गया। भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में यह अंतिम व सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। अब इसमें निम्न उपबंध थे। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों और उन देशी रियासतों जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हों से मिलकर बनना था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था। देशी रियासतें संघ में शामिल न हुई, अतः यह प्रस्ताव मूल रूप न ले सका, ठीक है। अगला, केंद्र में द्वैध शासन। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया और उसे केंद्र में लगा दिया गया। केंद्रीय प्रशासन के विषयों को रक्षित और हस्तांतरित बांट दिया गया। रक्षित विषयों, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय, जनजातीय क्षेत्र आदि का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था तथा अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में से
प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया तथा उन पर केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, न कि गवर्नर जनरल के अधीन। संघीय न्यायालय की स्थापना, यह दिल्ली में स्थित था। इसमें मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। उनकी नियुक्ति सम्राट करता था। 1 अक्टूबर 37 को इस न्यायालय ने अपना काम करना शुरू कर दिया और प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोरिस गवेयर थे। शक्तियों का विभाजन, 35 के अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे, समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे, में इनको बांटा गया। शक्तियों को अति विशिष्ट विषयों सहित कुछ आपातकालीन अधिकार वायसराय को सौंप दिए गए। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया। उनमें आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं हरिजनों को शामिल कर लिया गया। भारत परिषद अधिनियम का अंत कर दिया गया और 1937 में विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप होते हैं। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा 1935 से बर्मा को भारत से अलग करने की क्या कर दी, घोषणा करी गई। और इस अधिनियम के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव होंगे। इसमें कांग्रेस 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाएगी और 3 प्रांतों में गठबंधन सरकार बनाएगी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी सरकार बनाएगी। 1937 में उत्तर प्रदेश में 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिलती है और यहां पर कांग्रेस अकेले अपनी सरकार बनाती है, जिसमें इस सरकार के प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत एवं विधि एवं न्याय मंत्री KN काटजू, जबकि वित्त मंत्रालय रफी अहमद किदवई को दिया गया। 28 माह तक यह सरकार शासन में रही और 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों से निम्न कारणों से क्या कहते हैं, त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, कि बिना कांग्रेस की सहमति से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों शामिल कर लिया गया। इस कारण हम क्या करते हैं, मंत्रिमंडलों से इन प्रांतों से त्यागपत्र दे देते हैं। क्या कहते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, फिर कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसमें उनका साथ BR अम्बेडकर ने भी दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को, कब भैया, 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। पहली बार स्वीकार करते हैं इस बात को कि क्या है, भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने अब असंतोष व्यक्त कर दिया। अब तक भैया कि हम मांगते आए थे, अब तक तो आप दे नहीं रहे थे। बोले अब हम नहीं मान के दे रहे, अब हमको पूरा ही चाहिए भैया, थोड़े से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो कांग्रेस ने विरोध कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग भी विरोध कर देगी। कांग्रेस ने क्यों विरोध किया कि युद्ध में अपने आप को अलग साबित करने के लिए, और क्या करेंगे, यहां पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर देगी कांग्रेस। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो विचारधारा थी ये गांधी जी की थी कि साहब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाए। तो बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आश्रम शुरू होगा। इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को और दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को शामिल किया गया। और इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो इसमें हम लोग कल शुरू करेंगे क्रिप्स मिशन से लेकर भारतीय संविधान का बनना, प्रभाव में आना। ठीक है, चलिए इतना आप आज के लिए, इतना भी काफी है आप लोगों के लिए। चलिए।